सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी पूरी सुने और लुत्फ़ उठाएं। आज की कहानी है स्त्री अर्थात औरत की। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 1948 का समय था। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव भारत के नक्शे में एक बिंदु के समान दिखने वाले गांव से कुछ दूर की छोटी सी बस्ती थी। महालक्ष्मी सिर पर दही का बर्तन लिए तेजी से चल रही थी। एक काम उसकी आदत में नहीं था, साड़ी पहनकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना। उसने अभी अभी सीखा था। उसे रह रहकर घर और बच्चे याद आ जाते थे। गलती से चलते चलते वह उसी मोहल्ले में आ गई थी जहाँ से उसे भेज दिया गया था। लेकिन जब वह एक गली की तरफ घूम रही थी तब उसने देखा कि कुछ लोग खेतों की तरफ भागे जा रहे थे। उसने सर पर दही के बर्तन पर हाथ रखा और तेजी से चलने लगी, इसलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से जल्दी उस गली को पार कर लेना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से पुकारा। वह रुकना भी नहीं चाहती थी। अनसुना करते हुए वह तेजी से चली जा रही थी। वह करीब करीब उस गली से बाहर की ओर मुड़ चुकी थी कि सामने से एक आदमी चला आ रहा था। वह उसे देखकर ठिठक कर रुक गई। सर पर दही का बर्तन लिए वह शर्म का अनुभव कर रही थी। अच्छे घर की लड़की दही बेचने बाहर जो आ चुकी थी, किंतु उस आदमी ने चेहरे की ओर ध्यान से देखा तो पूछा, खेतों की तरफ से आ रही हो? मैं खेतों की तरफ क्यों जाऊंगी? महालक्ष्मी ने कहा। आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि वहाँ उसी की लाश लटक रही है जिसके कारण तुम सर पर दही लिए गलियों में घूम रही हो। महालक्ष्मी के माथे की बिंदी पसीने के कारण पहले ही पुछ चुकी थी। उसने अपने हाव भाव से यह बता ही दिया था कि अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे लगा अब यहाँ रुकना बेकार है। वह तेजी से घर की ओर निकल पड़ी। देखा 8 साल का बड़ा बेटा और 4 साल का छोटा बेटा दोनों अपनी 1 साल की बहन को खिलाने के लिए जूझ रहे हैं। छोटा अपनी बहन को कुछ खेलने के लिए चीज़ दिखाकर बहला रहा है और बड़ा उसे खिला रहा है। दोनों को उस बच्ची से उलझता देख उसने तुरंत आकर खाने का बर्तन अपने हाथ में ले लिया। इतने में छोटी बच्ची ने उल्टियाँ शुरू कर दी। बड़ा बेटा तुरंत ही आ गया और बहन को ले जाकर साफ कर ले आया। महालक्ष्मी सोच रही थी, इस उम्र में उसे यह सब समझने की अकल कहाँ से आ गई? पता नहीं, वह उम्र से पहले ही बड़ा हो रहा था और शांति भी। पहले इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें किया करता था, लेकिन अब घर की ज़रूरत, भाई बहन की जिम्मेदारी के अलावा और कोई बात ही नहीं करता। बड़े बेटे ने कहा, माँ, बाजरे का आटा बहन को हजम नहीं हो रहा है। महालक्ष्मी समझ गई, लेकिन घर में और कुछ था ही नहीं। उसने खाने का बर्तन उठाकर देखा, खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। बड़ा बेटा तुरंत माँ के पास आया और कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, हम खाना खा लेंगे। महालक्ष्मी जानती थी कि वह तब खाएंगे जब उनको इतनी भूख लगेगी कि याद ना रहे कि वह क्या खा रहा है, क्योंकि बाजरा उनको पसंद नहीं था और वह उन्हें अच्छी तरह से हजम भी नहीं होता था। लेकिन घर में चावल के दाने आएंगे कैसे?
महालक्ष्मी ने तुरंत पूछा, कहाँ गए हैं मामा, कहाँ गए? ठंडी रात और बंद दरवाजे। शाम होने तक लक्ष्मी ने घर का पूरा काम समेट लिया। बार बार दरवाजे पर जाती थी। धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया। महालक्ष्मी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने देखा है मामा किस तरफ गए थे? उसने कंधा उचकाकर कहा, नहीं बच्चे, कुछ खा पी कर सो गए। लालटेन की रोशनी में उसे घर में डर लग रहा था। भाई की उम्र कम होने पर भी जैसे वह घर का बड़ा था, उसके रहते उसे घर में कभी डर नहीं लगा। आज एक नया डर था। कहाँ गया, क्या हुआ, अब मैं अकेले कैसे रहूँगी? लालटेन की रोशनी को कम कर महालक्ष्मी घर के बाहर आकर बैठ गई। कस्बे के सभी घरों में नींद पसर चुकी थी। महालक्ष्मी ने कुछ सालों पहले से आज़ादी की लड़ाई का मंजर देखा, लेकिन उस गांव में पहले कुछ शोर होता था, पर अब जैसे सब रुका हुआ था। आज भी वैसा ही था। उसके मन में अनिश्चित भविष्य के प्रति जो डर की भावना पहले थी, आज वह एकाएक जाग गई। उसे लगा कि पूरी दुनिया में वह अकेली है। 3 छोटे बच्चे और खुद। रात का अंधेरापन जैसे उस पर और उसके घर पर छाने लगा था। झिंगुरों की आवाज़ में रात और भी डरावनी लग रही थी। 3 छोटे बच्चों के साथ कैसे जिया जा सकता है? उसके रोम खड़े होने लगे। अनजाने डर से अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके सर पे किसी ने हाथ रखा। सामने एक बुजुर्ग था। उसने पूछा, क्या हुआ? भाई का कुछ पता नहीं, अब तक घर नहीं आया, महालक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मी अपने आंखों के आंसू उनसे छुपाना चाहती थी। बुजुर्ग उसके पास बैठ गया और कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ लोगों ने ईंटों के भट्ठे की तरफ जाते देखा है। वह जगह बहुत दूर है, उसे शायद देर होगी। महालक्ष्मी की चिंता जैसे एक बार में ही उड़ गई। बुजुर्ग ने कहा, महालक्ष्मी कब से डरने लगी? मुझे याद है, मैं तुम्हारे घर आया करता था। तुम्हारी सास तीनों बेटों और बहुओं को देख कितनी खुशी होती थी। लेकिन अगर पति ऐसा हो तो औरत के पास और क्या रास्ता रह जाता है? अच्छा किया तुमने। 3 बच्चों के साथ रात में ठंड में बाहर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि विश्वनाथ ने तुम्हें तीनों बच्चों के साथ ठंडी के रात में बाहर रख दिया। उसके बाद मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करती हो, क्योंकि तुम बाकी सब की तरह रोकर हार मानने वाली नहीं हो। कुछ दिन बाद पता चला कि तुमने अपना घर छोड़ दिया। चलो अच्छा है, बीच मझधार में डूबने के लिए छोड़कर चले जाएं। ऐसे आदमी के साथ क्या रहना। बुजुर्ग ने महालक्ष्मी के सर पर हाथ रखा। महालक्ष्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा। महालक्ष्मी की चुप्पी देख वह चला गया। महालक्ष्मी को एकाएक अपना घर याद आने लगा। 2 जेठानी, सास, घर में बच्चे, कितना कोलाहल होता था। वहाँ उसकी सास अपने तीनों बेटों को खाते देख गदगद हो जाया करती थी। पता नहीं सब कैसे बदल गया। उसे लग रहा था क्यों किसी आदमी के लिए एक ही औरत काफ़ी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी एक के प्रति वफादार नहीं रहते? कौन सी मजबूरी थी, कौन सी कमजोरी थी? मजबूरी नहीं थी, कमजोरी नहीं थी, मजबूरी नहीं थी, कमजोरी थी। और उस कमजोरी से दूर रहने के लिए सभी भाइयों ने आगाह भी किया था, लेकिन वो माने नहीं और यह पागल
पागलपन इतना बढ़ा कि जिन बच्चों के बिना उनका दिल नहीं कटता था, उनके साथ मुझे घर से बाहर भेज दिया। उस दिन सभी किसी शादी में गए थे और ठंडी रात में उसने महालक्ष्मी को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही। उस रात से बहुत कुछ बदल गया। बच्चों को ठंड में ठिठुरते देख उसके मन में भी बहुत कुछ जम गया। दूसरे दिन सुबह महालक्ष्मी ने भरे बाजार में अपने पति से रिश्ता तोड़ लिया। उनके घर के सामने ही पानी निकालकर अपने सर पर डालकर उसने अपनी बिंदी पोंछ दी और मंगलसूत्र उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया। सभी पहचान की औरतें उसे रोक रही थीं। आज भी वह रह रह कर सिर सिहर उठती जब वह अपने 6 महीने की बच्ची और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने आप को दरवाजे के पास उसके खुलने का इंतज़ार में खड़ी पाती है। लेकिन अब उसे ऐसे किसी दरवाजे के खुलने का इंतज़ार नहीं था। महालक्ष्मी ने गहरी सांस ली और देखा दूर से भाई एक झोला पकड़े आ रहा है। भाई के आते ही महालक्ष्मी की चिंता खत्म हो गई। भाई ने झोला बहन के हाथ में दे दिया। महालक्ष्मी ने देखा उसमें चावल और खाना बनाने का कुछ सामान था। भाई ने पूछा, बच्चे सो गए का? हाँ कहकर दोनों अंदर चले गए। भाई को खाना खिलाकर महालक्ष्मी भी चैन की नींद सो गई। दिन भर की चिंता से दिल और दिमाग थक चुके थे और अब उसे सुकून की नींद आ रही थी। सुबह खाना बनाने में बड़ा बेटा उसकी मदद कर रहा था। उसने सामान देखकर कहा, मामा लेकर आए हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी। भाई ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे ईंटे की भट्ठी में काम मिल गया है। अब हमें हर दिन अच्छा खाना ही मिलेगा, चिंता मत कर। महालक्ष्मी खाना बना रही थी। बड़ा बेटा और भाई दोनों बाहर बातें कर रहे थे। बड़ा बेटा उससे ईंटों के भट्ठे के बारे में पूछ रहा था। महालक्ष्मी ने देखा दोनों बाहर आंगन में एक दूसरे के कंधों में हाथ डाले खड़े थे। हाफ पैंट से उन दोनों के पैर पतले और लंबे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। महालक्ष्मी को लगा, इन कमज़ोर पैरों पर मैंने बहुत वज़न डाल दिया है। भाई पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गया है। छोटे से हाफ पैंट में उसकी टांगें कमज़ोर दिख रही थीं। माँ के रहते समय वह हट्टा कट्टा हुआ करता था। माँ क्या मर गई? भाई को देखने वाला कोई ना रहा। भाई थोड़े दिन बड़ी दीदी के घर में था। जीजा जी का बर्ताव भाई के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जीजा जी को भाई का वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो गुस्सा दीदी पर उतारा करते थे और उसे मारा करते थे। यह सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक दीदी जलकर मर नहीं गई। पता नहीं जल गई या जला दी गई। महालक्ष्मी दीदी के घर पहुंची। उसी समय भाई को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। महालक्ष्मी जैसे तैसे मनाकर उसे अपने साथ ले आई। यह सोचकर लाई थी कि अब 3 की जगह 4 बच्चों को पाल लूँगी, लेकिन भाई जैसे उसके घर का बड़ा बन गया था। महालक्ष्मी के बड़े बेटे और भाई में केवल 3 साल का अंतर था। महालक्ष्मी को खाना बनाते समय याद आ रहा था जब उसकी माँ खुद उन दोनों की उम्र का फ़र्क सोचकर शर्मा जाया करती थी। लेकिन माँ दूसरे गांव में रहती थी। कभी कभार हो पाता था। वहाँ न आने जाने के साधन थे और ना ही आने जाने की आज़ादी। भाई को 10 साल तक माँ ने बहुत अच्छी तरह पाला। इसके बाद वह गुजर गई और इन दिनों 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया।
इन कुछ सालों में भाई बहुत समझदार हो गया था। उसे जो भी काम बताता वह उस काम को बहुत लगन से करता। उसने खुद पढ़ना लिखना भी सीखा और कह रहा था कि कोई ऐसा काम सीखूंगा जो बहुत दिनों तक रोजगार देता रहे। देश आज़ाद हो गया है, काम मिलेगा और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। महालक्ष्मी को भाई कई सपने दिखाता था। उसे भाई की आशा अच्छी लगती थी। लगता था जीवन कुछ सरल हो गया है। बाहर भी परिस्थितियां बदल रही थीं। किसानों को ज़मीनें दी जा रही थीं, लोगों को काम मिलने लगा था। आज़ादी का सुकून लोगों के चेहरे पर जीवन में दिखाई दे रहा था। सभी में कुछ काम करने की तत्परता, आगे बढ़ने की जल्दी दिखाई दे रही थी। महालक्ष्मी को लगा वह पहले गुलाम नहीं थी, वह अपने परिवार में खुश थी और वह अपने परिवार से आज़ादी कभी नहीं चाहती थी। लेकिन अब यह बात समझ में आई कि आज़ादी क्या है। उसे लगा कि आज़ादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना बहुत ज़रूरी है। खाना बन चुका था, बच्चों ने भरपेट खाया। भाई ने भट्टे पर काम क्या शुरू किया। महालक्ष्मी का जीवन थोड़ा सरल हो गया। अब बच्चे अपनी मर्जी का खा सकते थे। महालक्ष्मी हर दिन देखती थी, शाम होते ही भाई कुछ न कुछ बच्चों के लिए लाता। सब मिलजुल कर खाते, हंसते। शाम होते ही घर में रौनक छा जाती। महालक्ष्मी को लगा कि यह जीवन ऐसे चले तो कितना अच्छा हो। हर दिन सुबह महालक्ष्मी अपने काम पर निकल जाती और भाई अपने काम पर, और दोनों फिर शाम को ही मिलते। मार्च के महीने में दिन बहुत गर्म था। ताड़ के पत्तों से ढका एक छोटा सा झोपड़ा महालक्ष्मी के परिवार को धूप से बचा रहा था। लेकिन अब यह भी पुराना हो रहा था और ताड़ के पत्तों से रोशनी छनकर घर में आने लगी थी। एक दिन रात महालक्ष्मी की नींद खुली तो उसने देखा कि भाई अपना पैर पकड़े बैठा हुआ है। महालक्ष्मी उसके पास आई तो देखा भाई का एक पैर सूजा हुआ था। उसके पैर के बीच में एक जगह का हिस्सा काला हो रहा था। महालक्ष्मी का दिल बैठ गया। सूजे हुए पैर को देखकर महालक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, पता नहीं क्या हुआ है पैर में। इस जगह से दर्द शुरू हुआ और धीरे धीरे यह हिस्सा सूज गया। मैं ऐसे ही काम कर रहा था, लेकिन अब दर्द ज़्यादा हो जा रहा है। महालक्ष्मी ने कहा, कल अस्पताल चले जाओ। तुम्हारे पास पैसे जो रखे हैं उसे लेकर अपना पैर ठीक करा लो। घर का खर्च मैं संभाल लूँगी। भाई ने कहा, कल मैं अस्पताल जा रहा हूँ। वह बहुत दूर है तो मुझे जाकर आने में शायद 2 दिन लग जाएं। तुम बच्चों का ध्यान रखना। सुबह सुबह महालक्ष्मी ने भाई को कुछ बनाकर दे दिया और भाई वह पोटली लेकर निकल गया। भाई 2 दिन तक घर वापस नहीं आया। महालक्ष्मी की आंखें रास्ता पर लगी रहती थीं। उसका सूजा हुआ पैर बार बार याद आ रहा था। इतनी छोटी उम्र में पैर भी खराब हो जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। यही सोचते सोचते 2 दिन तक उसे अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। तीसरे दिन सुबह सुबह भाई वापस आ गया। उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रहा था। भाई को देखकर महालक्ष्मी को थोड़ा चैन आया। 1 सप्ताह बाद पट्टी खोली गई, तब घाव में ज़्यादा सुधार नहीं आया था। 1 हफ्ते में ही उसका चेहरा सूख गया था। पैर के दर्द से ज़्यादा उसे जीवन मुश्किल लग रहा था। बात बात पर कहता, आज के लिए अनाज है कि नहीं। भाई फिर काम पर जाने के लिए जिद कर रहा था। महालक्ष्मी ने उसे शाम मना कर दिया,
लेकिन अगले दिन महालक्ष्मी के उठने से पहले ही भाई जा चुका था। वह देख रही थी कि 1 सप्ताह से वह न रातों को सोता था, न ही अच्छी तरह खाता था। एक अजीब सी बेचैनी और चिंता सी सताए रहती थी। महालक्ष्मी उसे ढूंढने थोड़ी दूर तक गई। देखा भाई सुनसान रास्ते में लंगड़ाते हुए चल रहा था। तभी पीछे से किसी ने भाई को बुलाया और भाई एक बूढ़े के पास चला गया जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। महालक्ष्मी यह देख उसके पास गई। यह बुढ़ा एक भिखारी था जो भाई से बहुत अच्छी तरह बातें किया करता। वह जीवन की कई परेशानियों का हल बताता था। शुरू में महालक्ष्मी को भाई का उसके पास जाना पसंद नहीं था, मगर उससे जाना कि वह भिखारी होने पर भी समझदार था और भाई को उसका साथ पसंद था। भिखारी ने पैर देखकर कहा, यह ऐसे ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें माड़गुला जाना पड़ेगा जो यहाँ से 50 कोस की दूरी पर है। भिखारी ने बताया कि वहाँ हर सोमवार और बुधवार को आदिवासी आकर अपने फल और सब्जियां बेचकर जाया करते हैं। वहाँ वैद्य भी रहता है जो एक पेड़ के नीचे इलाज किया करता। भिखारी ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ, क्योंकि एक पैर का खराब होना तुम्हारी जिंदगी को रोक देगा। भाई तुरंत ही घर आ गया। उसने महालक्ष्मी से कहा कि मुझे कल सुबह ही माड़गुला के लिए निकलना है। महालक्ष्मी देख रही थी कि भाई को पैर के दर्द से ज़्यादा घर की चिंता है और वह जल्द से जल्द अपना पैर ठीक कर काम पर चले जाना चाहता था। दोनों भाई बहन नहीं इसी चिंता में रात कटी। महालक्ष्मी को लग रहा था कि भाई का यह सूजा पैर अब उनकी जिंदगी पर विराम लगाने वाला है। भाई ने कहा, पैर का दर्द जीवन के दर्द से बड़ा नहीं है। मन के दर्द को और बढ़ा दे रहा है। मैं ऐसे किसी कमजोरी में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। अगर पैर का यह घाव ठीक नहीं हुआ तो मैं आगे चल फिर नहीं पाऊँगा। मैं ऐसी कोई हालात लाना नहीं चाहता। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ। महालक्ष्मी देख रही थी भाई में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। एक छोटे से ईंट के भट्ठे में काम करने पर ही उसे ऐसा विश्वास आया है तो कल को यह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। महालक्ष्मी को लगा संभावनाएं और सपने ही वह डोर हैं जो जीवन को उम्मीद की छोर से बांधे रहती हैं। शायद जीवन का रहस्य यही है कि बड़े से बड़े दुख में भी उम्मीद की छोटी से छोटी किरण को हम थामे रहें और अपना कर्तव्य करते चले जाएं। लक्ष्मी ने कहा, जाने के लिए तो रुपए लगेंगे, मेरे पास नहीं है। भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, वह इंतजाम मैं कर लूँगा। भाई को माड़गुला से आए 2 महीने हो चुके थे। महीने भर बाद से ही भाई ने काम पर जाना शुरू कर दिया। सब कुछ फिर पटरी पर लौट चुका था। महालक्ष्मी को यह अनुभव हुआ कि उसके आसपास के कुछ लोगों ने उसे परेशान करना शुरू किया है। महालक्ष्मी ऐसे लोगों से तभी से निपट रही थी जब से उसने अपना घर छोड़कर चाय की दुकान लगाया था। बड़ा बेटा आगे बैठकर चाय बनाता और वह अंदर से बनाकर भेजा करती। कुछ लोग जानबूझकर ज़्यादा देर दुकान में बिताते और महालक्ष्मी से बात करने की कोशिश करते। यह सब जानकर ही शायद उसके जेठ एक बार दुकान पर आए थे और बेटे से बातें कर रहा था। बहुत दिनों के बाद बेटा अपनों से मिल रहा था। खुशी खुशी उनसे बातें कर रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अंदर से महालक्ष्मी ने अपने जेठ की आवाज़ पहचान कर कहा, बढ़ के उनसे कहो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो यह खौलता चाय उन पर फेंक दूंगी। बेटे ने देखा कि वे चुप हो गए हैं और वहाँ से चले गए। इस बीच छोटी बहन टाटानगर से मिलने आई। वह और उनका पति अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ रहा करते थे। उसका पति शराबी होने पर भी हमेशा काम में लगा रहता, इसलिए वह इस परिवार को वहाँ ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ काम की कोई कमी नहीं थी। वह एक बड़ी कंपनी थी और कई छोटी छोटी कंपनियां बन रही थीं। वहाँ जीने के बहुत अवसर थे। बच्चों के सोने के बाद भाई बहन बैठे थे। वे तीनों बहुत देर तक चुप थे। उन्हें जीने के लिए एक नई जगह चाहिए थी। महालक्ष्मी और उसका भाई कुछ सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन जीने की एक नई जगह बहुत ज़रूरी थी। आखिरकार भाई ने कहा, मैं वहाँ मशीनों के कई काम सीख सकता हूँ। यह कहकर उसने ऊपर देखा। छत से खुला आकाश अब और भी साफ दिखाई देने लगा था और 2 हफ्तों बाद पूरा परिवार ट्रेन में बैठा था। महालक्ष्मी की बहन बच्ची को संभाल रही थी और महालक्ष्मी और उसका भाई ट्रेन की खिड़की से बाहर की दुनिया में अपने सपने ढूंढ रहे थे। नए शहर में आने के बाद चाय की दुकान खोलना ही महालक्ष्मी के लिए सबसे आसान था। उसके भाई को मजदूरी का काम आसानी से मिल रहा था, लेकिन वह किसी ऐसे काम की तलाश में था जो उसे ज़िंदगी भर का काम दे सके। ऐसे मशीन के काम की तलाश में वह करीब 2 महीने तक खाली रहा। हर दिन सुबह जाता, शाम को आता। लक्ष्मी जैसे तैसे खाने का इंतजाम कर रही थी। चाय की दुकान चल रही थी। साथ ही उसे एक छोटी बच्ची की मालिश करके उसे नहलाने का काम था। वह बहुत अमीर लोग थे और खाने पीने की चीज़ें दिया करते थे। 2 महीने के बाद भाई को काम मिला जो उसे पसंद आया। वह एक ऐसी मशीन को जो सभी फैक्ट्रियों में रहा करती थी, उसे चलाना और संभालना ही सीख रहा था। सुख के दिन का पंख लगाकर उड़ते हैं। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन 5 सालों में महालक्ष्मी ने रहने के लिए छोटे से घर का इंतजाम कर लिया। छोटे बेटे को और बेटी को पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। बड़ा बेटा उसी के साथ दुकान पर बैठा करता। बेटा और भाई पूरे परिवार को संभाल रहे थे। इन सालों में बहुत से रिश्तेदारों से पहचान हुई। बहुत से नए लोग मिले। वहाँ काम के सिलसिले में पूरे भारत के लोग रहा करते थे। महालक्ष्मी को पहले तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती, मगर उसने धीरे धीरे समझना और सीखना शुरू कर दिया। जिस घर में वह काम किया करती थी, वहाँ हर साल 1.5 साल में एक बच्चा पैदा होता और उससे काम की कमी का आभास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर लगा रहता, क्योंकि जहाँ वह पली बड़ी थी वह जगह इससे बिल्कुल अलग थी। जिस घर में वह काम करती थी, एक दिन सोने के गहने चोरी हो गए। महालक्ष्मी के हाथ और पांव जैसे जम गए थे। वह अपनी बच्ची को लिए उन्हीं के घर में डरकर बैठ गई। उसे लग रहा था कि अब शायद जीवन ऐसा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मकान का मालिक चिल्लाते हुए निकल गया कि मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। महालक्ष्मी ने रोते हुए अपनी बच्ची को उठाकर कहा कि आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मुझे घर जाना है। कहते हुए उसने अपना बटुआ और वह बर्तन जिसमें अपनी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए लाया करती थी, निकाल कर सामने रख दिया। लेकिन उसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे इतने डर का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह बहुत अकेले महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के पास पहुंच जाए।
बच्ची को उसने छाती से लगा कर रखा हुआ था और उसे लग रहा था कि शायद वह जिंदा उस घर को पार कर निकल ही नहीं सकती। इन सभी के बीच घर की बूढ़ी दादी अंदर से महालक्ष्मी को एकटक देखे जा रही थीं। वह चलने फिरने से भी लाचार थीं। उसने अपनी बहू को बुलाया और फिर उसे महालक्ष्मी के पास भेज दिया। उसकी बहू ने कहा कि तुम क्यों डर रही हो? मुझे तुम्हारे बारे में सभी पता है। माफ़ करना, मैं इस परेशानी में तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। इस मामले में तुमसे पूछताछ करने की या तुम पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर जा सकती हो और अपना बटुआ और अपना सामान भी ले जाओ। मुझे इन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बच्ची को उठाए महालक्ष्मी तेजी से चल रही थी। गलियों से घूमते हुए वह अपने घर में घुसकर जब तक बैठ नहीं गई तब तक उसे चैन नहीं आया। गांव से शहर में आते समय वह जिस तरह लोगों से डरा करती थी, बाहर के लोग, पराये लोग, वह डर तो अब निकल चुका था। शाम को जब भाई आया तो उसने बच्चों के सामने अपने भाई से कहा कि मैं बेकार में बाहर के लोगों से ज़िंदगी भर डरती रही। हमसे जितना अपनापन उनसे मिलता है, शायद अपनों से भी नहीं मिल पाता। उस रात लक्ष्मी सो नहीं पाई। उसे लगा कि और 4-5 साल जब तक इन बच्चों को बड़ा नहीं कर लेती, तब तक उसे ऐसी स्थिति से लड़ना सीखना होगा। वह अब किसी भी अनजाने लोगों से बचना नहीं चाहती। उस रात उसने पूरी रात जागकर यह सोचा कि अब बचना सीखना नहीं है, लड़ना सीखना है। इस घटना को हुए 10 साल बीत चुके हैं। बच्चे बड़े हो गए। उसने बच्चों को यही सिखाया कि किसी भी स्थिति में डरना नहीं और परेशानी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज सभी नाती पोतों के साथ वह अपना जीवन बिता रही है, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए बहुत बार सोचती है कि उसने जो जीवन जिया उसे वैसे ही जीने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन जैसा भी जिया वह खुश थी और सोचती थी कि चलो इतना बुरा हुआ नहीं जिससे मैं शुरुआत में डरा करती थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।